बीजेपी के एक सीनियर नेता दिल्ली में पार्टी हेड ऑफिस में मिले। उनका नाता यूपी से है। हमने उनसे कहा यहां तक आ गए हैं तो नोएडा भी चले जाइए, वहां इंजीनियर के परिवार से मिलकर आपको सांत्वना देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पश्चिमी यूपी में नहरों में ट्रैक्टर ट्रॉली पलट जाने से जाने तो जाती रहती हैं, आप लोग कभी इतनी हाय तौबा तो नहीं मचाते। अधिकतर मीडिया संस्थानों का ऑफिस चूंकि नोएडा में है, इसलिए दिन भर यही एक खबर चला रहे हैं। नेताजी नितिन नबीन के अध्यक्ष चुने जाने वाले कार्यक्रम के लिए लखनऊ से दिल्ली आए हुए थे। बीजेपी के सीनियर नेता का यह बयान संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है और मोटे तौर पर कहे तो यही आज की हमारी व्यवस्था है, मतलब सिस्टम। जिस सिस्टम के भरोसे बेबस और लाचार पिता 2 घंटे तक इंतजार करता रहा, पर कोई सुनने वाला कहां था। इंजीनियर की मौत पर हाहाकार मचा तो यूपी सरकार ने नोएडा अथॉरिटी के सीईओ को वेटिंग में डाल दिया, पर वो पुलिस वाले, फायर ब्रिगेड की वो टीम, एसडीआरएफ जो ठंडे पानी के डर से किनारे खड़े रहे, उनका क्या? आज जो इंजीनियर युवराज के साथ हुआ वो कल किसी के साथ हो सकता है। जो नोएडा में हुआ वो देश के किसी और हिस्से की भी कहानी हो सकती है। वो भीड़ जो खड़े होकर वीडियो बनाती रही लेकिन किसी ने इंजीनियर को बचाने की कोशिश नहीं की, आज राजधानी में बात सिस्टम की घनघोर लापरवाही की और हमारे आपके सिर्फ तमाशबीन बने रहने की। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। यह सिर्फ हादसा नहीं है, इसे कोल्ड ब्लडेड मर्डर कहना चाहिए। ऐसा मर्डर जिसके खून के छींटे हमारी लाचारी, बेबसी और चुप्पी पर भी है। 27 साल का एक सपना 2 घंटे तक मौत से लड़ता रहा, लेकिन हमारा सिस्टम तमाशबीन बनकर उसे डूबते देखता रहा। नोएडा में इंजीनियर की मौत एक हादसा नहीं, हत्या है। बीजेपी के एक बड़े नेता के जिस असंवेदनशीलता का जिक्र मैंने शुरुआत में किया, बात सिर्फ एक की नहीं है। पूरी राजनीतिक व्यवस्था के लिए हम और आप अब सिर्फ एक वोट पर रह गए हैं। नोएडा के सांसद महेश शर्मा घटना के चौथे दिन मौके पर पहुंचे। सेक्टर 150 के जिस गड्ढे में इंजीनियर की मौत हुई, उसे लेकर कुछ हफ्ते पहले ही कुछ लोगों ने शिकायत की थी, पर उन्होंने क्या किया, ये सांसद की जुबानी सुनिए। ये सच है कि अब से लगभग 1 माह पहले, 2 माह पहले हम सब लोगों के पास, जहां ये स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जब सब RWA के या कोई भी व्यक्ति अगर आता है तो हम उस पत्र को अधिकारियों के या संबंधित विभाग को अग्रेषित करते हैं और उसे मॉनिटर करते हैं। उसमें हम जब आपकी चिट्ठी का लोड नहीं ले रहे अधिकारी तो आम आदमी चिट्ठी का कैसे लेंगे? आप देखिए मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि उसको चिट्ठी को लिखे हुए 2 महीने का समय हुआ है लगभग, और उस पत्र के बाद उससे पहले भी घटना, पहले भी शायद 15 दिन या 20 दिन पहले एक घटना भी हुई है। एक युवा की मौत हुई है। मैं भी दुखी हूं। पूरा समाज, पूरी सरकार, पूरी हमारी पार्टी, हम सभी इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ हैं। लखनऊ से दिल्ली आए बीजेपी के नेता ने सही ही कहा कि यूपी के गांव देहात में तो लोग डूबकर मरते ही रहते हैं। बात नोएडा की है, जिसे यूपी के विकास और समृद्धि का विंडो कहा जाता है। दावे किए जाते हैं कि नोएडा बहुत जल्द मुंबई की तरह हो जाएगा। उस नोएडा में भी घटना सेक्टर 150 में हुई, जिसे स्पोर्ट्स सिटी कहा जाता है। नोएडा अथॉरिटी का दावा रहा है कि एनसीआर के चुनिंदा पॉश इलाकों में से ये एक होगा। उसी इलाके में एक पिता ने किस्तों में अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते देखा। उसका बेटा पापा प्लीज मुझे बचा लो कहता रहा, पर धीरे धीरे उसकी आवाज गुम हो गई। 16 और 17 जनवरी की दरमियानी रात करीब 12 बज रहे होंगे। 27 साल के युवराज मेहता अपनी ग्रैंड विटारा कार से नोएडा के सेक्टर 150 अपने घर जा रहे थे। यहाँ टाटा यूरिका पार्क है, उसी तरफ उनकी गाड़ी बढ़ रही थी। सेक्टर 150 के मोड़ पर एक यू टर्न था। कोहरे की वजह से उन्हें आगे का रास्ता दिखा नहीं, क्योंकि विजिबिलिटी करीब 0 हो चुकी थी। ना कोई रिफ्लेक्टर लगा था, ना उस मोड़ पर कोई बैरिकेडिंग थी, ना ही कोई वार्निंग साइन बोर्ड। उनकी कार नाले को तोड़ते हुए पानी से भरे एक प्लॉट में जा गिरी। मॉल के बेसमेंट के लिए यहाँ 30 फीट का गड्ढा खोदा गया था। युवराज किसी भी तरह डूबती कार से बाहर निकलकर गाड़ी की छत पर चढ़ गए। उन्होंने 12:04 पर अपने पिता को फोन किया, घटना के बारे में सब कुछ बताया। पिता ने 12:06 पर 112 नंबर डायल किया। ये इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर होता है।
इसके कुछ ही देर बाद पिता पहुंच भी गए। 12:30 पर नॉलेज पार्क थाने की पुलिस वहां पहुंच गई। 12:50 पर फायर ब्रिगेड पहुंची। राहत और बचाव काम के लिए बनी एसडीआरएफ की टीम भी रात को 1:15 पर पहुंच गई। जब 2 बजने में 5 मिनट कम थे तो एनडीआरएफ की टीम भी पहुंच गई। पुलिस वालों ने कहा कि हमें तैरना नहीं आता, पानी भी बहुत ठंडा है। इस बहाने पर वे किनारे ही खड़े रहे। थाने की पुलिस फोर्स पहुंची तो वो भी रस्सी ना होने का बहाना बनाकर बस टॉर्च लाइट ही जलाती रही। फायर ब्रिगेड की टीम ने तो ये कहकर हाथ झाड़ लिया कि हमारे पास रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जरूरी सामान तक नहीं है। गाजियाबाद से पहुंची एसडीआरएफ के पास भी अपना एक बहाना था। पानी भरे गड्ढे में बहुत सारे सरिया है। इसी दौरान एक डिलीवरी बॉय मुनिंदर सिंह कमर में रस्सी बांधकर पानी में कूद गया, लेकिन तब तक इंजीनियर युवराज मेहता की मौत हो चुकी थी। मुनिंदर ने पहले बताया कि कैसे पुलिस और फायर ब्रिगेड वाले युवराज को मरते हुए देखते रहे पर कुछ किया नहीं। पूरा सरकारी सिस्टम अब मुनिंदर को ही मैनेज करने में जुटा है। पुलिस ने दबाव डालकर उससे बयान भी बदलवा लिया। जो गाड़ी एक्सीडेंट हुई है कोहरे में, वो करेक्ट 12 बजे के करीब हुई है। गाड़ी गिरने के बाद पानी में लड़का 1 घंटा से 2 घंटे, लगभग 1 घंटा 45 मिनट तक लड़के ने खूब अपने बचाने की गुहार लगाई है कि भाई मुझे बचा लो, किसी भी तरीके से बचा लो। मौके पे पुलिस भी थी एंड एसडीआरएफ भी थी और अग्नि विभाग वाले भी थे, फायर ब्रिगेड वाले भी थे। किसी ने उसकी मदद नहीं करी। बोल रहे थे ठंडा पानी है, हम नहीं जाएंगे अंदर, इसमें सरिया है अंदर, हम नहीं जाएंगे। ठीक है जी। इस मौत का जिम्मेदार सच्चाई बताए तो सरकारी महकमा है। हमारे यहाँ पे जी 16 तारीख को एक घटना हुई थी। अभी एक ज्यादा धुंध के कारण एक लड़का 27 साल वर्षीय रोड से सीधा तालाब में दागे गाड़ी लेकर, तो रोड में दागने के बाद जो किसी भी तरीके से पुलिस को पता चली, 15 मिनट के अंदर अंदर वहाँ पे पुलिस पहुंची। कुछ लोग मौजूद थे, उन्होंने पुलिस को कॉल की। 15 मिनट के अंदर पुलिस पहुंचने के बाद उसने, इतने ही मैं पहुंचता हूं कुछ समय बाद, थोड़ी सी देर बाद ही, तो पुलिस अपनी कार्रवाई में लगी हुई थी। पुलिस उसे पूरा कोशिश कर रही थी बचाने के लिए। फिर कुछ देर बाद ही एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड सब ही समय पर पहुंच चुके थे। लेकिन ज्यादा धुंध होने के कारण तालाब में ना तो लड़का दिख रहा था ना गाड़ी दिख रही थी। लेकिन लड़का उन्होंने पूरी मशक्कत के बाद लगभग कुछ समय बाद ही उसे बहुत जल्दी रेस्क्यू कर लिया था लड़के को। 2 विंडो में उसके दोनों बयान से आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी कि नोएडा की पुलिस व्यवस्था कितनी खोखली हो चुकी है। देश के लोग पूछ रहे हैं कि मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स और फायर ब्रिगेड वालों पर हत्या का मुकदमा क्यों नहीं हुआ? आखिर क्यों नहीं इन्हें अब तक गिरफ्तार किया गया है? कौन बचा रहा है इन्हें? एसडीआरएफ को तो इसी तरह के राहत और बचाव काम के लिए ही बनाया जाता है, पर जब जरूरत पड़ी तो इन्होंने भी पीठ दिखा दी। एनडीआरएफ की टीम ने ही युवराज के शव को पानी से बाहर निकाला। इस टीम के एक अफसर ने बताया कि उन्हें घटना के बारे में काफी देर बाद जानकारी हुई। नोएडा पुलिस कंट्रोल रूम से 1:45 पर कॉल आया था, जिसमें पुलिस वाले ने घटना के बारे में आधी अधूरी जानकारी दी और ये कहा कि आगे की जानकारी के लिए आप नॉलेज पार्क के थानेदार को फोन कर लीजिए। जब तक एनडीआरएफ की टीम पहुंची, युवराज नहीं बचे थे। नोएडा के पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह हैं, डीएम मेधा रूपम है। डीएम ही डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की प्रमुख होती है, यानी इस तरह के हालात में कोऑर्डिनेशन का काम उनका ही होता है। आमतौर पर नोएडा के अधिकारी सोशल मीडिया पर अपने काम का ढिढोरा खूब पीटते हैं, लेकिन युवराज की मौत के बाद सभी मौन हैं। हालांकि एसआईटी ने आज घटनास्थल का दौरा किया, नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों से भी पूछताछ की। 19 तारीख को गठित एसआईटी को 5 दिनों के अंदर जांच कर रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ को देने को कहा गया है। तो अभी हमारी जो एसआईटी है इसने काम शुरू कर दी है। शासन के निर्देशों पे हम लोग 5 दिन के अंदर इसकी रिपोर्ट दे देंगे। सभी लोगों से बातचीत की जाएगी और सभी लोगों से बात करके फिर ये देखना होगा कि किन्हीं कारणों से और किन्हीं परिस्थितियों में ये ऐसा दुखद घटना हुई। अभी हम लोग घटना की तहकीकात कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने शुरुआत की है। जब पूरी घटना की तहकीकात कर लेंगे, पूछताछ कर लेंगे, उसके बाद अपने निष्कर्ष से माननीय शासन को अवगत कराएंगे। इसी दौरान युवराज की मौत के मामले में पहली गिरफ्तारी भी हुई है। वेस्ट टाउन प्लानर्स प्राइवेट लिमिटेड का प्रोपराइटर अभय कुमार गिरफ्तार कर लिया गया है। नोएडा पुलिस ने वेस्ट टाउन के साथ साथ लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ भी एफआईआर किया है।
लोटस ने साल 2022 में जमीन विस टाउन कंपनी को बेच दी थी, पर उससे पहले मॉल बनाने के लिए उसने 2 मंजिला बेसमेंट की खुदाई कर दी थी। 4 साल से वहां गड्ढा खुदा था, लेकिन नोएडा अथॉरिटी के किसी अधिकारी ने उसकी परवाह नहीं की। नेशनल बिल्डिंग कोड के नियमों के मुताबिक निर्माण वाली जगह के चारों तरफ फेंसिंग की जाती है ताकि कोई हादसा ना हो। नोएडा अथॉरिटी का ग्रुप हाउसिंग डिपार्टमेंट प्लॉट देता है, उसके बाद प्लानिंग डिपार्टमेंट से नक्शा पास कराया जाता है। नक्शा पास होने पर जो निर्माण होता है उसकी मॉनिटरिंग अथॉरिटी का वर्क सर्कल डिपार्टमेंट करता है। नोएडा के सेक्टर 150 की इंजीनियर की मौत के मामले में ये सारे विभाग फेल रहे, पर एक्शन के नाम पर अथॉरिटी के सीईओ रहे एम लोकेश ने एक जूनियर इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया और बाद में खुद लोकेश को ही हटा दिया गया। इंसाफ हो तो इंसाफ होते हुए दिखना भी चाहिए। राजकुमार मेहता भी यही कहते हैं कि सिस्टम ने उनके बेटे की जान ले ली। इस घटना के बाद भी हर तरफ से यही लग रहा है कि मामले की लीपापोती की जा रही है, कसूर किसी का और सजा किसी और को। ये बचाने, भटकाने और अटकाने वाली बहानेबाजी को क्या किसी और युवराज की जान चाहिए? बताइएगा आप क्या सोचते हैं इस घटना पर? सबसे बड़ा विलन कौन है? नोएडा की पुलिस, फायर ब्रिगेड, SDRF या नोएडा अथॉरिटी या फिर कोई और? राजधानी में आज इतना ही। इस वीडियो को बनाया हमारे साथी शुभम ने। बाकी खबरों के लिए बने रहिए द लल्लन टॉप के साथ।